करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। उनको लोह पुरुष की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद भी क्या था, उनका व्यवहार ऐसा था, बाहर से कठोर और अंदर से बहुत ही कोमल था। वे किसी भी विषय वह किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते थे। किसी भी विषय में भाव या किसी भी विषय के मतलब अच्छे ज्ञाता थे, समझ जाते थे तथा अगले ही क्षण अनुरूप कार्यवाही करते थे, मतलब और उस पर काम करने लग जाते। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेत व स्फूर्तिवान रहते थे। वो बहुत ही स्फूर्तिवान थे, उनके कामों में क्या थे, बहुत ही स्पीड थी, आई मीन तल्लीनता थी। ठीक है, वे स्वभाव हो या अवस्था, सोते हो या नेक्स्ट पेज, वो सोते हो या जागते, हर क्षण हर स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र तत्कालीन महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता था। वह सिर्फ स्वतंत्रता के बारे में ही सोचा करते। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बरडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलता में आपका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका महत्वपूर्ण योगदान था किसानों का लगान माफ कराने में। ठीक है, रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। जब इन्होंने क्या किया था, कर माफ कराया था किसानों का, तभी से इनको जनता किसके नाम से जानने लगी, सरदार के नाम से जानने लगी। ठीक है, राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। उन्होंने जितनी राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे क्या वो उनके गुणों के कारण भी उससे ज़्यादा महानता प्राप्त कर ली उन्होंने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोदप्रियता का अक्षय और असीम कोश था। वो क्या था, एक बहुत ही विनम्र व्यक्तियों में से थे। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर भी वे उन पर कृपा किया करते थे। जब अपने साथ वालों या उनके से संबंधित लोगों से कुछ अपराध हो जाने पर भी उन पर कृपा करते थे, आई मीन माफ कर देते। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे। वो उनकी देखभाल कैसे करते थे, पितृवत अर्थात पिता के समान। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते। जिस पर विश्वास करते कभी संदेह नहीं करते। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। उनके जो साथ वाले थे उनका यही रहस्य था, क्या करते थे, वो विश्वास करते थे और विश्वास के कारण ही विश्वास बढ़ता था। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते बहुत कम थे। वे क्या करते थे, पहले सुनते थे उसके बाद वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे। जब बोलते थे तो कुछ स्पेशल होता था, जो मानव युद्ध खोज के समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। वो किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे एग्री नहीं करते थे। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। उस चीज़ के बारे में अच्छे जान लेते थे, उसके बाद स्वीकृति प्रदान करते। भारत के 150 वर्ष के दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ। 150 साल तक वैसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावना को भाप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई व्यवस्थित रहती थी और अवसर आते ही तत्कालीन निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कहीं कोई संभावना नहीं रहती थी। अर्थात वो जैसा भी प्लान बताते थे उनके दिमाग में जैसे कोई उसकी पूरी व्यवस्था बनी हो, जैसे कोई प्रोग्रामिंग हो, तो जो भी काम बताते थे, जो भी वो काम बताते थे, उनका प्लान या योजना वो कभी भी गलत नहीं रहती थी। उसमें कोई भी संदेह वाले बिंदु नहीं छूटा हुआ रहता था। कि हठी विद्रोह को विनयानुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं की। वो कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं की।
वह तो उनके हाथ में बला थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे। वो क्या करते थे, कुछ भी काम नहीं हो जाता तब तक क्या करते थे, अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे। किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया था उसमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी। विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानीपूर्वक लेखा जोखा रखते थे और उसकी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। क्या करते थे, वह एक रणनीति से युद्ध करते थे। जब भी उनके किसी सेना में या किसी कार्य में सेनापति बनाया जाता था तो वो बहुत अच्छे रणनीति से एक प्लानिंग से युद्ध जीतते थे और हारने की कोई उनके पास गुंजाइश नहीं होती थी। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें से प्रमुख देसी रियासतों का एकीकरण है। उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने काम किया उसमें से क्या किया, देसी रियासतों का उन्होंने क्या किया, एकीकरण किया, उनको इकट्ठा किया। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या के विकट रूप धारण कर लिया। इन स्वतंत्र जो रियासत थे इन्होंने एक विकराल रूप धारण कर लिया बड़ा सा, कि इनका क्या किया जाए। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीति सूझबूझ से इन सभी रियासतों का एकीकरण करके उस समस्या का निदान चुटकियों में कर डाला, क्योंकि वो रियासतें सब अलग अलग थी। इन्होंने क्या किया, उन सभी रियासतों को इकट्ठा कर दिया, एकीकरण कर दिया और सारी समस्या का समाधान किया। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने वो क्या थे, एक अच्छे कृपालु थे, एक अच्छे राष्ट्र निर्माता थे और बहुत ही अच्छी सूझबूझ वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमाकर राष्ट्र निर्माण से संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे और राष्ट्र निर्माण उन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया, संपूर्ण शक्ति जी जान लगा दी। जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थता काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी उनकी स्थिति को खतरनाक में पूर्ण विश्राम करे बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे। जब उनको पता था कि वो बीमार है, अस्वस्थ है, वो काम नहीं कर सकते, फिर भी वह बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे, क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। वह इसलिए कार्य करते थे कि वो चाहते थे कि भारत अपनी एक योग्य देश बन जाए और स्वतंत्रता अगर सुयोग्य बन जाए, मतलब एक व्यवस्थित कंट्री बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, जो पहले किया गया था जो काम, श्रम मतलब काम, वो तो स्वराज्य के लिए था। किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, जब आज वो बोल रहे कि जब हमको आज स्वराज्य प्राप्त हो गया तो उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता स्वराज के लिए है। स्वराज के लिए मतलब अब हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, पर इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अब हमको उससे ज़्यादा श्रम की, मेहनत की आवश्यकता है। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा, तभी देश का उत्थान मतलब विकास हो सकेगा, तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। तभी हमने जो स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जो काम किया है, उसकी क्या रहेगी सार्थकता, मतलब सही सही मूल्य में उसकी परख होगी। आपको यह चैप्टर पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, समझना है, ये वीडियो देख के और क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश करना है। थैंक यू।